नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में मृतकों की संख्या 39 हुई। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में आयोग गठित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत का एक पड़ोसी देश वैश्विक आतंकवाद का केंद्र। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का फिर समर्थन किया। भारत ने बांग्लादेश को 4-1 से हराकर सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब जीता। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आज रात भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु के करूर में कल एक रैली में मची भगदड़ में मृतकों की संख्या 39 हो गई है। 50 से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 23 से अधिक घायल आईसीयू में भर्ती हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जिन लोगों का आईसीयू में इलाज चल रहा है उन्हें 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में आयोग गठित किया है। केंद्र ने इस घटना के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। ये रैली फिल्म अभिनेता, कलाकार और राजनीतिक नेता विजय की तमिलागा वेत्री कड़गम पार्टी ने आयोजित की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत के पास एक ऐसा पड़ोसी देश है जो वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है और भारत ने आजादी के बाद से ही आतंकवाद की चुनौती का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दशकों से दुनिया में हुए बड़े आतंकवादी हमलों की जड़ें उसी एक देश से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में उसके नागरिक भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। सीमा पर बर्बरता का सबसे ताजा उदाहरण इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या थी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। आतंकवाद एक साझा खतरा है, इसलिए ये जरूरी है कि इसमें और भी गहरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस समय संकट की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि सुधारों का विरोध संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता के क्षरण का मुख्य कारण रहा है। उन्होंने परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यता के विस्तार का आह्वान किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया अब टैरिफ में अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंच देख रही है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अपने फैसले स्वयं लेता रहेगा और ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास की 3 प्रमुख अवधारणाओं पर जोर दिया जो समकालीन दुनिया में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करती हैं। इस बीच रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता का फिर समर्थन व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा सुशासन के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना के माध्यम से भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के असंगठित कार्यबल की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया है। असंगठित कार्यबल में लंबे जोखिम और सेवानिवृत्ति सुरक्षा की कमी जैसी दोहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये योजना हर भारतवासी के भविष्य को सुरक्षित करेगी। अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार उसमें पैसे डालेगी और आपको कभी बुढ़ापे में किसी के पास हाथ फहराने की नौबत नहीं आएगी। आपका बुढ़ापा भी सीख जाए और आप जो पैसा जमा कराएंगे आपके स्वर्गवास के बाद वो पेंशन आपकी पत्नी को मिलेगा। ये योजना सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के गरीब और वंचित श्रमिकों को लक्षित करते हुए ये योजना देश की सबसे समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनकर उभरी है। इस वर्ष की शुरुआत में इस योजना से जुड़े सदस्यों की संख्या 8 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके लिए कोष में 45,000 से अधिक राशि जुटाई गई है। योजना में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, जो अब सभी सदस्यों का लगभग 48% है। सदस्यों ने इस योजना द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की सराहना की। अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री जी ने निकाली थी। इसमें मैंने सेवा का लाभ लिया हुआ है। इस बैंक के खाते द्वारा मेरा पैसा कटता है। जब स्कीम लॉन्च हुआ था तब से मेरा कट रहा है पैसा। आगे जाके ये आदमी की बचत का बहुत बड़ा रूप बनेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अटल पेंशन योजना भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र की आधारशिला बनकर उभरी है। डिजिटल एकीकरण, महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पर सरकार के निरंतर ध्यान ने पूरे भारत में इस योजना के दायरे को व्यापक बनाया है। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर को कम करके नागरिकों को पर्याप्त राहत प्रदान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने खेल के सामान पर कर में बड़ी कटौती की घोषणा की है। नए कर ढांचे में खेल के सामानों पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य खेल उपकरणों को अधिक किफायती बनाना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और देश भर में खेलों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह निर्णय उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुँचाएगा और साथ ही फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देगा। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत साइकिलों पर भी कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे साइकिल को अधिक सुलभ, किफायती और टिकाऊ गतिशीलता का साधन बनाने में मदद मिलेगी। वहीं साइकिल के पुर्जों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। इस कटौती से साइकिल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा और छात्रों, फिटनेस प्रेमियों तथा युवाओं पेशेवरों में साइकिल चलाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस महीने की 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। सकलीन अख्तर के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज एक दिन के दौरे पर बिहार जाएंगे। पटना पहुंचने के बाद श्री राधाकृष्णन आज सुबह जयप्रकाश गोलंबर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे पटना में साहित्य अकादमी के तीसरे कार्यक्रम उन्मेष के समापन समारोह में भी भाग लेंगे। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की आज 118वीं जयंती है। इस अवसर पर उनको पूरे देश में श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
भगत सिंह का जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। वे 7 भाई बहनों में दूसरे स्थान पर थे। उन्हें प्यार से भागा वाला बुलाते थे, जिसका अर्थ है भाग्यशाली। उनका ये नाम देश की आजादी के लिए सार्थक सिद्ध हुआ। आज शहीद भगत सिंह नगर स्थित उनके पैतृक गांव खटखड़ कला में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां देश के इस महान पुत्र को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर 100 फीट ऊंचा नव स्थापित राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से अधिक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खेलों में कोलंबो में भारत ने 7वीं बार सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-1 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थीं। एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। एशिया कप के 41 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी। भारत अब तक 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुका है। इस बार के टूर्नामेंट में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। एक रिपोर्ट। भारत एशिया कप का प्रबल दावेदार है। अभिषेक शर्मा की धमाकेदार शुरुआत और मध्यक्रम को तिलक वर्मा की बल्लेबाजी ने इस टूर्नामेंट में मजबूत बनाया है। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में विपक्षी खिलाड़ियों को परेशान किया है। कुलदीप यादव इस टूर्नामेंट में सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 से भी कम की औसत से 13 विकेट हासिल कर चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान सन 2000 और 2012 में जीत के बाद तीसरे एशिया कप के खिताब की तलाश में है। इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 15 में से 12 T20 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये बयान कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ करता है आतंकियों का महिमा मंडन। अमर उजाला और हिंदुस्तान की पहली खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत ने खोली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पोल पट्टी, नौटंकी और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए निंदा की। अब भारत में भी स्वदेशी 4G सेवा। प्रधानमंत्री की ओडिशा में दिए गए इस बयान को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि भारत अब चीन, डेनमार्क, स्वीडन और दक्षिण कोरिया के क्लब में शामिल हो गया है। दैनिक जागरण की खबर है, लाहौल स्पीति के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को मिली यूनेस्को की मान्यता। पत्र लिखता है कि यहाँ कई ऐसी जड़ी बूटियों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो चिकित्सा पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सहारा की खास खबर है, मशीन बताएगी मिट्टी की सेहत का हाल। पत्र ने इसे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव बताते हुए लिखा कि भू परीक्षण नाम की ये स्मार्ट मशीन IIT कानपुर के छात्रों द्वारा तैयार की गई है। राजस्थान पत्रिका ने एक सर्वे का हवाला से लिखा है, पुरुषों की तुलना में 1/4 महिलाओं में नियमित व्यायाम की प्रवृत्ति। पत्र आगे लिखता है कि कामकाज और घरेलू दायित्व में महिलाओं की फिटनेस ज्यादा जरूरत है। अमर उजाला कहता है कि स्वस्थ जीवन शैली कठिन नहीं, अनुशासन और फिटनेस से ही मिलती है लंबी उम्र। धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में मृतकों की संख्या 39 हुई। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में आयोग गठित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत का एक पड़ोसी देश वैश्विक आतंकवाद का केंद्र। भारत ने बांग्लादेश को 4-1 से हराकर सैफ अंडर-17 फुटबॉल खिताब जीता और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।